नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए विद्यार्थियों, कल की क्लास में थोड़ा सा ऑडियो को लेके प्रॉब्लम आ गई थी, वो वाली थोड़ा सा माइक बंद रह गया था और उस लेक्चर को मैं दोबारा तैयार कर रहा हूं आपके लिए। देखिए लास्ट क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे वो थी हृदय की संरचना एवं उसकी कार्य प्रणाली। देखिए आज हमारा जो टॉपिक का नाम रहेगा वो रहेगा हृदय की संरचना एवं उसकी कार्य प्रणाली। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की संरचना एवं इसकी कार्य प्रणाली कि ये किस तरह से कार्य करता है। कार्य प्रणाली ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम देखेंगे कि हृदय की स्ट्रक्चर कैसी है, किन किन चीजों से मिलकर हमारा हृदय बना हुआ है, कौन सी मांसपेशियों से मिलकर हमारा हृदय बना हुआ है, और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि हमारा हृदय कार्य कैसे करता है, इसकी वर्किंग प्रणाली क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक को मैं मेरे अकॉर्डिंग ही आपको समझाने जा रहा हूं। आप किताबों में कैसा चित्र देखते हो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं इसका डायग्राम मेरे अकॉर्डिंग बनवाऊंगा और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल एक सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में इन चीजों को मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हृदय की स्ट्रक्चर। लगभग कम से कम मैं आपसे कह रहा हूं हृदय से जुड़े हुए 150% मैं आपको करवाऊंगा, एक एक करके हर एक पर्सन पे आपको नजर रखनी है। कितने पर्सन? 150% आपको करवाने जा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हेडिंग पे लगाइए हार्ट, HEART। हार्ट बोले तो हृदय। चलिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न हृदय के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस ब्रांच का नाम है विद्यार्थियों कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस ब्रांच का नाम है कार्डियोलॉजी। लगातार इस शब्द का बारे में मैं आपको पिछली क्लासों में भी बताता रहा हूं। विज्ञान ने क्या कर रखा है, हर एक चीज के लिए एक अलग से ब्रांच बना रखी है। जैसे लीवर का अध्ययन किसमें करते हो? लीवर का अध्ययन, तो ब्रांच का नाम बताया था मैंने, याद करिए, हेपेटोलॉजी। लीवर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? हेपेटोलॉजी शाखा में। ऐसे ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी शाखा में करते हैं। ऐसे शैवालों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन, आंखों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन, तो इन्हें क्या कर रखा है विज्ञान, अलग अलग ब्रांच बना रखी है। उस ब्रांच की लिस्ट में आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी हम बात हृदय की कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस ब्रांच का नाम दे रखा है कार्डियोलॉजी। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर भी कार्डियो शब्द नजर आए, जहां पर भी कार्डियो शब्द नजर आए, समझ लेना वो कहीं ना कहीं हृदय से जुड़ी हुई बात कर रहा है। तो कार्डियो शब्द नजर आते ही आप शब्द पकड़ लीजिए कि वहां पर हृदय की चर्चा हो रही है। क्लियर हो गया? अब दूसरे स्टेप में हम चर्चा करेंगे हृदय की स्थिति, पोजीशन क्या है, हृदय की स्थिति क्या है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछे कि हृदय की लोकेशन क्या है, स्थिति क्या है, और यदि आप ये कह दो कि हृदय उत्कुए, ये वाले आंसर एग्जाम में नहीं चलेंगे। कि कोई आपसे पूछे हृदय की स्थिति क्या है, किधर है, आप कह सर इत्कुए हृदय, तो इत्कुए ये ऑप्शन में नहीं आएगा। तो हृदय की स्थिति देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
तो समझने की कोशिश करो। जैसे ये आपका एक चित्र मेरे सामने रख रहा हूं, ये चित्र आपका है लंग्स या फेफड़ों का, ये चित्र है आपका लंग्स या फेफड़ों का, ठीक है। यहां पर ये वाला जो लंग्स है, बायां लंग्स, ये है दायां लंग्स, ये है आपका बायां लंग्स या फेफड़ा, और यहां पर ये वाला जो फेफड़ा है बायां लंग्स, इस जगह पर थोड़ा सा अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच। इससे आपका काम नहीं है, और इस कंडीशन में यहां पर आपका हृदय है, यहां हृदय है। मैं यहां पे 4 डिब्बे बना रहा हूं, इसका मतलब है आपने सुन रखा होगा, कहते हैं मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, तो इसलिए यहां पे मैंने 4 कोष्ठे आपको दिखा दिए हैं। अब सुनिए स्थिति क्या है, कैसे लिखनी है, आप चेक करके मैं बता रहा हूं। सबसे पहला आंसर, मनुष्य का हृदय जो है ये दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, दोनों फेफड़ों के बीच होता है, एक तो दोनों फेफड़ों के बीच में, ठीक है। दूसरा आंसर, स्टर्नम के पीछे, याद करो कंकाल तंत्र पढ़ाया था तो ये नाम आया था स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे होता है हमारा हृदय। ये स्टर्नम क्या है, किन किन विद्यार्थियों को याद है? स्टर्नम एक हड्डी है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था स्टर्नम हमारे सीने की एक हड्डी है, जस्ट आपके सीने में बीचों बीच में एक हड्डी होती है स्टर्नम, और इस पे आके आपकी पसलियां जुड़ती है, इस स्टर्नम पे आके आपकी जुड़ रही है पसलियां। तो ये जो बीच की हड्डी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो हड्डी आपको दिखा दे रही है, तो ये है स्टर्नम, स्टर्नम है। देखिए समझिए, सामने वाली हड्डी ये वाली हड्डी है, ऐसे बीचों बीच में एक हड्डी है यहां पे, जिसपे आपकी पसलियां आके जुड़ती है, पसलियां आके जुड़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी पूरा नहीं हुआ है, मनुष्य के हृदय की स्थिति आपको बता रहा हूं, तो आपको क्या बोलना है? दोनों फेफड़ों के बीच में है, स्टर्नम के पीछे है, स्टर्नम जो हड्डी है इसके पीछे है, और सबसे अच्छा शब्द है पेरिकार्डियल गुहा में स्थित होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यह शब्द एसएससी में पूछा है कि मनुष्य का हृदय किस गुहा में स्थित होता है। प्यारे विद्यार्थियों वापस सुनिए, जैसे मान के चलो ये एक खांचा है, सॉकेट है, और इसमें आपका हृदय जमा हुआ है, तो इस कैविटी का नाम, इस गुहा का नाम, इस खांचे का नाम है पेरिकार्डियल गुहा। देखो फिर यहां पे कार्डियल शब्द आ गया, कार्डियल, तो जहां भी कार्डियल शब्द आ रहा हो या कार्डियो शब्द आ रहा हो, समझ लेना वहां पे हृदय की बात हो रही है। तो अपना हृदय जिस कैविटी के अंदर होता है, जिस गुहा में होता है, उस गुहा का नाम है पेरिकार्डियल गुहा। और पता है अपने हृदय में एक तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है, एक द्रव भरा हुआ रहता है, उस द्रव का नाम है पेरिकार्डियल द्रव। गुहा का नाम क्या हो गया? मनुष्य का हृदय जिस गुहा में होता है उस गुहा का नाम है पेरिकार्डियल गुहा। और प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये आपका हृदय है, और हृदय की झिल्लियों के बीच में एक द्रव भरा रहता है। अपना जो हृदय है, इनकी झिल्लियों के बीच में एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव का नाम होता है पेरिकार्डियल द्रव, पेरिकार्डियल द्रव। तो गुहा का नाम है पेरिकार्डियल गुहा, और अपने हृदय की झिल्लियों के बीच में एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव का नाम है पेरिकार्डियल द्रव। तो ये शब्द पकड़ के चलिए, कार्डियल, पेरिकार्डियल, ठीक है। तो अब आप वापस से सुनेंगे इस चीज को। हम बात कर रहे हैं मनुष्य के हृदय की स्थिति की बात कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य का जो हृदय है ये दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, स्टर्नम हड्डी के पीछे रहता है, और जिस कैविटी के अंदर ये रहता है उस गुहा का नाम है पेरिकार्डियल गुहा।
एक बार बात समझ में आ रही होगी। एक एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करते चलना मेरा भाई, बिल्कुल एक एक शब्द को क्लियर कर लेना। कोई भी शब्द ऐसा नहीं हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो। चलिए अब हम तीसरे नंबर पर हृदय का जब चर्चा एक एक शब्द में उठाते चलूंगा, अब हम बात करेंगे सर हृदय का आकार कैसा होता है। तो भले मैं कैसा ही चित्र बनाऊं, लेकिन हृदय का जो आकार होता है ये होता है शंक्वाकार। आपने बिल्कुल शंख देख रखा होगा, शंख देख रखा होगा ऐसे, ऐसा होता है, शंख के जैसी आकृति होती है। हृदय का आकार कैसा होता है विद्यार्थियों? शंक्वाकार आकृति होती है। और अगर हम हृदय के रंग की बात करें तो हृदय का जो कलर होता है विद्यार्थियों, लाल मत करना, हृदय का कलर आपको गुलाबी टिक करना है, पिंक पिंक। हृदय का कलर कैसा रहेगा? गुलाबी। ये शायद एक बार पहले जब ग्रुप डी की एग्जाम में होती थी अलग अलग बोर्ड से, तो वहां पे एक बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, हृदय का कलर, एनसीईआरटी लिखती है लाल मत करना, हृदय का कलर कैसा होता है? गुलाबी होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम हृदय के वेट, वजन, भार की चर्चा करेंगे। हृदय के वजन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। समझिए इस कंसेप्ट को, हृदय का भार, हृदय का वजन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पुरुषों का हृदय का जो भार होता है ये होता है लगभग 300 ग्राम, लगभग 300 ग्राम। जबकि महिलाओं का हृदय का भार, महिलाओं का हृदय का भार होता है लगभग 250 ग्राम। जबकि नवजात शिशु का जो हृदय का वजन होता है, नवजात शिशु का हृदय का वजन होता है लगभग 20 ग्राम। ये 3 टर्म्स आपको याद करनी है, 3 टर्म्स आपको याद रखनी है। सबसे पहले पुरुषों का हृदय का भार 300 ग्राम, महिलाओं का हृदय का भार पुरुषों की बजाय थोड़ा कम होता है। क्यों भाई? देखिए बात को समझो, महिलाओं की बजाय पुरुषों का हृदय का भार थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्या कारण है? क्या भगवान ने बड़े सोच समझ के आपका हृदय बनाया है? आपने देखा होगा, कभी आपने लड़कियों के मुंह से नहीं सुना होगा कि उनका हृदय टूट रहा है। लड़कों के मुंह से खूब सुना होगा कि यार आज तो दिल तोड़ दिया। तो टूटने तो क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? अरे यहाँ पे 250 ग्राम है और आपका 300 ग्राम का हृदय है। आपका हृदय बना ही टूटने के लिए। कितना टूटेगा? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, तो आप जब तक मरोगे नहीं तब तक नहीं टूटेगा। तो आपका हृदय टूटने के लिए ही भगवान ने बनाया है। पहले ही वजन ज्यादा दिया है, उसको पता है कि यही है, झटके यही लगेंगे शॉट, तो सब शॉट आपके ही लगने, टूटता रहने दो, घबराओ मत। काफी बड़ा है, 50 ग्राम तो बहुत बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा पूरे जिंदगी भर में 2-5 झटके लगेंगे, 1 आध 2-4 ग्राम टूट जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अपना हृदय का भार महिलाओं से थोड़ा ज्यादा है। उसका रीजन है, अपने अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, सुना होगा। पुरुषों का मुख्य हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और इसी हार्मोन की वजह से पुरुषों की जो मांसपेशियां है ये मजबूत हो जाती है, सुडौल हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हमारी जो मसल्स है ये थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। हाँ, हृदय जो है पूरी तरह से मांसपेशियों की बनी संरचना है। हृदय में कोई हड्डियों का सिस्टम नहीं है। हृदय जो है पूरी तरह से एक मांसपेशियों की बनी संरचना है। क्लियर? इसलिए मैं कह रहा हूं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हमारी जो मसल्स है ये थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। तो यहां पे आप क्लियर कर लीजिए, पुरुषों का हृदय का भार लगभग 300 ग्राम, महिलाओं का 250 ग्राम, नवजात शिशु का लगभग 20 ग्राम वजन होता है। विद्यार्थियों, सबसे बड़ा हृदय, वजन नहीं लिखूंगा, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं लिखता मैं, वजन मत पूछना।
सबसे बड़ा जो हृदय होता है किसका होता है विद्यार्थियों? नाम से ही पता चल रहा है, सबसे बड़ा हृदय होता है ब्लू व्हेल मछली का। ब्लू व्हेल का सबसे बड़ा हृदय। अब देखिए, ऐसे नहीं है कोई एक ब्लू व्हेल उठा के हृदय चेक कर लिया। कुछ किताबें लिख ली है कि 8 से 15 किलो तक का, कुछ लिखती है 15 से 20 किलोग्राम तक। तो जैसी ब्लू व्हेल ऐसा उसका हृदय, लेकिन ओवरऑल आपको यह ध्यान रखना है सबसे बड़ा हृदय जो है वो ब्लू व्हेल का होता है, जबकि सबसे छोटा हृदय, प्यारे विद्यार्थियों, ये स्तनधारियों का है। सबसे छोटा हृदय, सबसे छोटा जो हृदय है ये एक जानवर है छछूंदर। ये स्तनधारी है। छछूंदर भी स्तनधारी है, हम भी स्तनधारी है, मूसे के जैसा होता है छछूंदर भी। तो सबसे बड़ा हृदय ब्लू व्हेल का हो गया, सबसे छोटा हृदय छछूंदर का हो गया। क्लियर है? तो ये है हृदय के वजन को लेके कुछ कंसेप्ट। 5 क्वेश्चन मैंने लिख दिए। पुरुषों का हो गया, महिलाओं का हो गया, नवजात शिशु का हृदय का वजन एसएससी ने पूछ रखा है, सबसे बड़ा हृदय ब्लू व्हेल का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे छोटा हृदय छछूंदर का होता है, ये एक स्तनधारी है। सबसे छोटा स्तनधारी होता है ये, सबसे छोटा स्तनधारी है ये छछूंदर। सबसे छोटा स्तनधारी होता है छछूंदर, जबकि ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है। सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल, लेकिन जलीय है। सबसे बड़ा स्तनधारी तो है लेकिन जलीय है, ये ऐसा है, जलीय है। तो ये अभी हम एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। हृदय की जब कहानी आएगी स्ट्रक्चर की वो मैं बनवाऊंगा, अभी तो मैं इसकी पूरी कहानी बता रहा हूं ऊपर ऊपर से। अब सुनो, ये तो हो गया हृदय का अध्ययन, ये हो गई हृदय की स्थिति, ये हो गया हृदय का आकार, ये हो गया हृदय का रंग, ये हो गया हृदय का वजन। अब एक नई शब्दावली मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे और पुलिस दोनों में प्रश्न पूछा है। किस पे से? एक टर्म्स है, देखो क्या पूछ रहा हूं। यहां पे मैं एक शब्द आपके सामने रख रहा हूं, चेंबर या कोस्ट, इसको समझना। कोस्ट या चेंबर, कोस्ट या चेंबर, ये क्या होते हैं? मोस्ट लगा लेना, यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, चेंबर या कोस्ट के ऊपर से। देखिए विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करें। आपने बहुत अच्छे से सुना है कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, पक्का सुन रखा होगा। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय, सुना होगा। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें होते 2 तो आलिंद और 2 ही क्या होते हैं, निलय होते हैं। पक्की बात है, ये लाइन आपने सुन रखी होगी। लेकिन यहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले 4 कोष्ठीय हृदय, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं 4 कोष्ठीय हृदय किस किस का होता है। 4 कोष्ठीय हृदय का मतलब होता है जहां पर 2 तो होते हैं आलिंद, 2 तो होते हैं आलिंद और 2 ही होते हैं निलय। 2 होते आलिंद और 2 होते हैं निलय। 4 कोष्ठीय हृदय का मतलब यह है। अब ये 4 कोष्ठीय हृदय किस किस का होता है, तो उदाहरण में आपको मैं बता दूं, एक तो स्तनधारियों का, स्तनधारियों का हृदय, एक तो स्तनधारियों का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। स्तनधारी में आते हैं आपके पशु। और अब जिंदगी में वापस इस शब्द को नहीं रिपीट करूंगा, 20 बार कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, ब्लू व्हेल भी स्तनधारी है, डॉल्फिन भी स्तनधारी है, मनुष्य भी स्तनधारी है, गाय भैंस बकरी भेड़ ऊंट सब स्तनधारी है। तो
तो स्तनधारियों का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। साथ में एबीज वर्ग में कौन आता है? एबीज वर्ग में रहने दो, क्यों याद करो। एबीज वर्ग में आते हैं पक्षी। पक्षियों का हृदय भी 4 कोष्ठीय होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर लाइन खींच लिए 4 कोष्ठीय हृदय किस किस का होता है, तो डायरेक्ट याद कर लेना, पशु और पक्षियों का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। पशु और पक्षियों का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। चलो दूसरे नंबर पे आओ। 3 कोष्ठीय हृदय किस किस का होता है? 3 कोष्ठीय हृदय किस किस का होता है? 3 कोष्ठीय का मतलब होता है विद्यार्थियों, जहां पर समझ लीजिए 2 तो होते आलिंद और 1 होता है निलय। आलिंद को बोलते हैं ऑरिकल और 1 निलय। निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल। ऑरिकल, वेंट्रिकल। किस ये पूछा था पिछली बार पुलिस में, किसका हृदय 3 कोष्ठीय होता है? 3 कोष्ठीय हृदय किसका होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, 3 कोष्ठीय हृदय होता है एक तो रेप्टाइल वालों का, रेप्टाइल संघ। कौन आता है रेप्टाइल में? रेप्टाइल को हिंदी में बोलते हैं सरीसृप संघ। तो रेप्टाइल संघ में आते हैं रेंगने वाले जीव। रेंगने वाले जीव जैसे सर्प है, मगरमच्छ है, छिपकली है, ये रेप्टाइल में आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेंगने वाले जो जीव है किस संघ में आते हैं? तो रेप्टाइल संघ के अंदर आते हैं रेंगने वाले जीव। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, मगरमच्छ के आप गोला लगा लेना, अपवाद है विद्यार्थियों मगरमच्छ। मगरमच्छ का हृदय होना तो 3 कोष्ठीय चाहिए, लेकिन अपवाद है मगरमच्छ, अपवाद है मगरमच्छ। प्यारे विद्यार्थियों, मगरमच्छ अपवाद है और इसका हृदय 3 कोष्ठीय नहीं, मगरमच्छ का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। 2 आलिंद, 2 निलय। मगरमच्छ का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। अपवाद है, अपवाद है मगरमच्छ। तो 3 कोष्ठीय हृदय की कहानी कंप्लीट हो चुकी है। लाइन खींच देता हूं। 3 कोष्ठीय हृदय एक तो रेप्टाइल का है और एक उभयचर का भी। प्यारे विद्यार्थियों, उभयचर, उभयचर में कौन आता है? उभयचर में मेरा भाई मेंढक आते हैं। तो रेप्टाइल संघ में जो जीव आते हैं और उभयचर में जो जीव आते हैं, इनका हृदय होता है कितना कोष्ठीय? 3 कोष्ठीय। हाँ, मेंढकों का भी हृदय 3 कोष्ठीय होता है। एक बार फिर से लाइन खींच लीजिए, 3 कोष्ठीय हृदय की कहानी कंप्लीट होती है। अब आते हैं 2 कोष्ठीय हृदय। लगाओ स्टार। 2 कोष्ठीय हृदय काफी इंपॉर्टेंट है। 2 कोष्ठीय हृदय किसका होता है? 2 कोष्ठीय का मतलब है जहां पर 1 आलिंद और 1 निलय रहता है। एक तो होता है आलिंद और एक होता है निलय। किसका हृदय 2 कोष्ठीय? प्यारे विद्यार्थियों, पिसीज संघ का। और पिसीज संघ में आती है वास्तविक मछलियां। वास्तविक मछलियां आती है, जो वास्तव में जो मछली होती है, वास्तविक मछली जिनमें श्वसन की क्रिया गिल्स या गलफड़ों से होती है, जिनका हृदय 2 कोष्ठीय होता है, जैसे राहु है, कटला है, तारामीन है, कुत्ता मछली है। ये नहीं है, ये ब्लू व्हेल और डॉल्फिन ये केनिको मछली है, ये वास्तव में मछली नहीं है, ये तो स्तनधारी है। तो जो वास्तविक मछली होती है ना विद्यार्थियों, उनका हृदय 2 कोष्ठीय होता है। एक खास लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्यारे विद्यार्थियों,
मछलियों के हृदय के अंदर, मछलियों के हृदय के अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है। लाइन को सुनना, अच्छी लाइन है। मछलियों के हृदय के अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है। मछलियों के हृदय के अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध रुधिर मतलब CO2 वाला। मछलियों के हृदय में अशुद्ध रुधिर बहता है, इसलिए मछलियों के हृदय को वीनस हार्ट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट लगा लेना। मछलियों के हृदय के अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है और अशुद्ध रुधिर की वजह से ही इनके हृदय का जो नाम है वो दे रखा है वीनस हार्ट। क्या नाम दे रखा है? वीनस हार्ट नाम दे रखा है। गोला लगा लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा किसके हृदय को वीनस हार्ट के नाम से जाना जाता है, तो जो वास्तविक मछली होती है उनके हृदय को वीनस हार्ट के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर कर लीजिए विद्यार्थियों। ये हमारी बात चल रही है चैम्बर या कोष्ठों के ऊपर, चैम्बर या कोष्ठों के ऊपर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन। 4 कोष्ठीय हृदय हो गया, 3 कोष्ठीय हृदय हो गया, 2 कोष्ठीय हृदय हो गया। अब मुझे कमेंट करके बताना कि बंदर के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। पहली बात तो ये बताना कहीं से देख के ढूंढ ढांड के कि बंदर में हृदय होता है या नहीं। कहीं से पूछना किसी से कि बंदर में हृदय होता है या नहीं, और होता है तो कितना कोष्ठीय होता है, ढूंढ के बताना मुझे। चलो अब बात आ रही है सर्वाधिक कोष्ठीय हृदय। सर्वाधिक कोष्ठीय हृदय किसका होता है? सर्वाधिक कोष्ठीय हृदय, प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक कोष्ठीय हृदय होता है कॉकरोच या तिलचट्टा का। कॉकरोच, इसी को बोलते हैं तिलचट्टा। कॉकरोच या तिलचट्टा का हृदय सर्वाधिक कोष्ठीय होता है। सर कितना कोष्ठीय होता है? प्यारे विद्यार्थियों, इसका हृदय होता है 13 कोष्ठीय। एक नलिकाकार हार्ट होता है। अभी आप इसमें मत लिखना कि 8 आलिंद और 7 निलय, कुछ नहीं, ऐसा कोई कंफर्म नहीं दे रखा। नलिकाकार हृदय होता है जिसमें 13 कोष्ठ पाए जाते हैं। एक चीज और पहले बता चुका हूं कि जो कॉकरोच का जो ब्लड का कलर होता है कैसा होता है? कॉकरोच का ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल बना रहा हूं तो क्या लाल होता है क्या? नहीं, कॉकरोच का ब्लड का कलर होता है श्वेत, रंगहीन होता है, रंगहीन। कॉकरोच के ब्लड में पहले भी बता दिया पिगमेंट या वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका हृदय का ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा रहता है? श्वेत। तो ये है सर्वाधिक कोष्ठीय हृदय कॉकरोच या तिलचट्टा का रहता है। तो ये कहानी थी आपके चैम्बर या कोष्ठों की कहानी थी। आपको एक चीज और मैं कंफर्म करा देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य का जो हृदय है पूरी तरह से मांसपेशियों की बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है। मनुष्य का हृदय पूरी तरह से मांसपेशियों का बना हुआ रहता है, कोई हड्डी वगैरह नहीं है। अपना जो हार्ट है पूरी तरह से मसल्स का बना हुआ रहता है, और जिन मांसपेशियों का बना हुआ रहता है उनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स बोलते हैं। मनुष्य का हृदय जिन मांसपेशियों का बना होता है उनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स, हिंदी में बोलते हैं हृदय पेशी। हृदय को बनाने वाली पेशियों को बोलते हैं हृदय पेशी, कार्डियक मसल्स कहते हैं इनको। ये ही तो है मानव शरीर की सबसे व्यस्तम पेशी। हृदय पेशी मानव शरीर की सबसे व्यस्तम पेशी होती है, सबसे व्यस्तम पेशी होती है।
जब मैंने मांसपेशियां पढ़ाई थी वहां पर भी एक क्वेश्चन लिखा था, मानव शरीर की सबसे व्यस्तम पेशी होती है हृदय पेशी, और हृदय पेशी जो है केवल हृदय में ही पाई जाती है, उसके अलावा कहीं नहीं होती है। मैंने पेशियां पढ़ाई थी, आपको बताया था रेखित पेशी, अरेखित पेशी और एक थी हृदय पेशी, केवल हृदय में रहती है। तो अपने हृदय में पाई जाने वाली पेशी का नाम है हृदय पेशी। यह है मानव शरीर की सबसे व्यस्तम पेशी होती है हृदय पेशी। और हृदय मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग होता है, बिना रुके काम करता है जीवन भर। जिस दिन रुक गया ना उस दिन कहानी खत्म हो जाएगी। तो कहानी यह है आपको कि अपना जो हृदय है पूरी तरह से मांसपेशियों की बनी हुई एक स्ट्रक्चर है। मनुष्य का हृदय जो है पूरी तरह से मांसपेशियों की बनी हुई एक संरचना है, और उन मांसपेशियों को बोलते हैं कार्डियक मसल्स या हृदय पेशी। यह है मानव शरीर की सबसे व्यस्तम पेशियों में से एक है, और इसी की वजह से हृदय मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग होता है। 150 से 200% हृदय और हृदय की कार्य प्रणाली पे से आएंगे। यह है कहानी। अब देखिए आगे, अब चलते हैं अपनी हृदय की स्ट्रक्चर के ऊपर। अब मैं आपको एक चित्र बनाऊंगा। मेरे भाई एक खाली पेज ले लेना, सफेद पेज ले लेना A4 का, और मैं आपसे कह रहा हूं यदि हृदय की संरचना अच्छे से समझ ली ना, मैं मेरे हिसाब से बना रहा हूं, आपके हिसाब से नहीं। हृदय की जो स्ट्रक्चर है वो मैं मेरे हिसाब से इसको बना के आपके सामने रख रहा हूं। आप एक खाली पेज ले और आराम से इनको सजाए। सबसे पहले आपको पता है कि मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठीय है? 4 कोष्ठीय है। यहां पे बना देता हूं, 4 कोष्ठीय हृदय बना लेते हैं। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय है। ये हृदय का दायां भाग है। भैया थोड़ा सा इसको अच्छे पिक्सल पे देखना, ये हृदय का बायां भाग है। 720p कर लेना। जैसे आप वीडियो देखते हो तो वहां पे सेटिंग का एक निशान है, वहां से 720p करके आप उसको वीडियो को देख लेना, ताकि थोड़ा सा क्या चित्र बड़ा बनेगा, तो शब्द जो है वो छोटे लिखूंगा, इसलिए पिक्सल बढ़ा लेना इसके। ये हृदय का दायां भाग है, ये हृदय का बायां भाग है। ऊपर वाले दोनों आलिंद है, तो ये है दायां आलिंद है, ये है दायां आलिंद। आलिंद भैया थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, और ये होता है बायां आलिंद है। ऊपर वाले दोनों आलिंद है और नीचे वाले दोनों निलय। आलिंद थोड़े से बड़े होते हैं, ये निलय है नीचे, ये है दायां निलय, दायां निलय, ये है बायां निलय। चलिए क्लियर हो गया। मनुष्य का हृदय, बात कर लेना, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें 2 आलिंद है और 2 निलय है। विद्यार्थियों क्लियर हो गया। 4 कोष्ठीय हृदय हो गया, जहां पे 2 आलिंद और 2 निलय। एक लाइन ध्यान से सुनो, जो आपका बायां निलय होता है ना, इसकी भित्ति सबसे मोटी होती है। भित्ति को, लेयर को मोटी कर रहा हूं। बाएं निलय की जो भित्ति है ये सबसे मोटी होती है। बाएं निलय की जो भित्ति है ये होती है सबसे मोटी। उसका रीजन है कि यहां से पूरे शरीर को ब्लड की सप्लाई होगी। विद्यार्थियों,
पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई होता है इस वाले भाग से, इसलिए नेचुरली इसकी लेयर जो है ये मोटी हो जाती है। तो यहां लिख देता हूं, लिखते चलना साथ के साथ, नहीं तो ये बहुत हो जाएगा। सबसे मोटी भित्ति होती है इसकी, सबसे, फिर मैं मिटाता चलूंगा, आप लिखते चलो। सबसे मोटी भित्ति होती है बाएं निले की, क्लियर कर लो, ठीक है। चलिए एक शब्द और, एक शब्द आपने भी सुना होगा, पेसमेकर। एक शब्द आता है, समझिए स्टम्प्स को, काफी बार आया एग्जाम में, पेसमेकर। पेसमेकर का दूसरा नाम है SA नोड, इसको बोलते हैं साइनो एंट्रीडियल नोड बोलते हैं इसको, SA नोड बोलते हैं इसको। पहली बात तो आपसे क्वेश्चन नंबर पहला, पेसमेकर का संबंध है बोलना हृदय से। क्वेश्चन सुन लेना, पेसमेकर का संबंध है बोलना हृदय से, क्लियर हो गया। दूसरा, पेसमेकर हृदय के किस भाग में होता है? दाएं आलिंद में। ये रहा पेसमेकर, ये रहा पेसमेकर, ये है आपका पेसमेकर। पेसमेकर हृदय के किस भाग में होता है? दाएं आलिंद में होता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक तंत्रिका नुमा स्ट्रक्चर होती है। काम क्या है इसका? पेसमेकर का जो काम है, हृदय में कंपन उत्पन्न करता है, उत्पन्न कर हृदय गति को बनाए रखता है, हृदय गति को बनाए रखता है। प्यारे विद्यार्थियों, अपने हृदय के अंदर जो कंपन उत्पन्न होता है, अपने हृदय के अंदर जो कंपन उत्पन्न होता है, वो कंपन करने का जो काम है, हृदय को वाइब्रेट करने का जो काम है, वो किसका होता है? पेसमेकर का होता है। यदि पेसमेकर में खराबी होने लग जाएगी तो हृदय दर जो है, हार्ट बीट कम होने लग जाएगी। और कभी कभी सुना होगा कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग भी किया जाता है, कृत्रिम पेसमेकर भी लगा, क्योंकि हृदय लय हृदय गति को बनाने का काम करेगा कौन? पेसमेकर। इसलिए पेसमेकर को, आया हुआ क्वेश्चन है, पेसमेकर को हृदय कहा जाता है, पेसमेकर को हृदय कहा जाता है। पेसमेकर को बोलते हैं हृदय कहते हैं विद्यार्थियों। तो जो शब्द जहां मिले वहीं पे क्लियर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध है हृदय से। पेसमेकर हृदय के किस भाग में है? दाएं आलिंद में है, क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पर, पेसमेकर का काम है हृदय के अंदर कंपन उत्पन्न करना, गति उत्पन्न करने का काम करता है पेसमेकर, और इसी पेसमेकर को हृदय कहा जाता है। क्लियर हो गया? पेसमेकर हटा रहा हूं। इसके बाद एक अगली चीज पे आ रहे हैं, चलिए ध्यान से सुनना। प्यारे विद्यार्थियों, हृदय के ऊपर समझना, हृदय के ऊपर 3 स्तरीय झिल्लियों को आवरण मिलता है, 3 स्तरीय झिल्लियों का आवरण। अपना जो हार्ट है, इसके ऊपर 3 स्तरीय झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। इनका नाम है एपिकार्डियम, सबसे बाहर एपिकार्डियम, सबसे बाहर की झिल्ली का नाम है एपिकार्डियम। लिख देता हूं, सबसे बाहर की झिल्ली का नाम है, हृदय में सबसे बाहर की झिल्ली का नाम होता है
एपिकार्डियम। इसके बाद में बीच वाली झिल्ली का नाम है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम बीच वाली झिल्ली का नाम है। और हृदय में सबसे अंदर वाली जो झिल्ली है इसका नाम है एंडोकार्डियम। सबसे अंदर की झिल्ली का नाम है, सबसे अंदर की झिल्ली का नाम है एंडोकार्डियम। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो हार्ट होता है ये 3 स्तरीय झिल्लियों से कवर है। सबसे बाहर की झिल्ली का नाम है एपिकार्डियम, सबसे बीच वाली झिल्ली का नाम हो गया, बीच वाली झिल्ली का नाम है मायोकार्डियम, और सबसे अंदर एंडोकार्डियम बोलते हैं सबसे अंदर वाली झिल्ली को। और इनके बीच में मैंने अभी बताया था एक द्रव भरा हुआ रहता है जो कि हृदय की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। इस द्रव का नाम है पेरिकार्डियल द्रव होता है। तो हार्ट की एक एक टर्म्स आपको ऐसे समझा दूंगा, कहीं कभी दिक्कत नाम का कोई शब्द ही नहीं आएगा। कुछ वीडियो में आपको बीच बीच में कुछ वीडियो मैं YouTube पे भी अपलोड करता चल रहा हूं, और जो वीडियो YouTube पे आती है आप उनको अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए। ये है थोड़ा सा, तो ये कहानी है आपकी हार्ट की स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। चलिए अब हम बात करते हैं, वापस हृदय पे आते हैं। ये हृदय की लेयर्स हो गई, हृदय की लेयर्स हो गई। 3 स्तरीय झिल्लियों का आवरण होता है हार्ट के ऊपर। चलिए ठीक है, एक एक पार्ट को मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं। अब वापस यहीं आइए, अब एक नया शब्द आपके सामने यूज कर रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, एक नाम सुना होगा, हृदय में कितने वाल्व है या कपाट होते हैं? कपाट। आपने जरूर सुना होगा, अपने ऐसे गांव में सुना होगा, यार बाल खराब हो गया, बाल खराब हो गया, छल्ला डला है, 2 लाख का एक छल्ला डला है, ये वाला 2 बाल डले हैं, 1 बाल डला है। सुना होगा, अपने गांव की भाषाओं में बोलते हैं वॉल्व। प्यारे विद्यार्थियों, हृदय के अंदर 4 वाल्व पाए जाते हैं। कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व पाए जाते हैं। नाम लिख रहा हूं और कहां कहां होते हैं बड़े ध्यान से सुन लेना। पहला वाल्व यहां है, समझने और सुनने की बात है बस। वाल्व नंबर 1 ये रहा, दाएं आलिंद, लिख लेना मेरा भाई इसको। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो बाल होता है इसको बोलते हैं, नंबर डाल देता हूं मैं, नंबर 1। इस बाल्व का नाम है ट्राइकैप्सिड बाल्व। ट्राइकैप्सिड बाल्व है ये, ट्राइकैप्सिड बाल्व। फिर सुन लीजिए, आपसे ऐसे पूछेगा, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच ट्राइकैप्सिड बाल्व है। ओके, एक बाल्व यहां है, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में है एक बाल्व, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में दूसरा बाल्व, इसका नाम है बाइकैप्सिड बाल्व। यहां पे है बाइकैप्सिड बाल्व है, ये बाइकैप्सिड बाल्व है ये। तीसरा बाल्व यहां है, तीसरा बाल्व यहां है, इसका नाम आता है एरोटा बाल्व। एरोटा बाल्व है विद्यार्थी इसका नाम। चौथा बाल्व यहां है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी बाल्व।
क्लियर कर लीजिए विद्यार्थियों, अपने हृदय के अंदर 4 बाल्ब पाए जाते हैं और इन बाल्बों का नाम मैंने आपके सामने रख दिया है। सबसे पहले ट्राइकैप्सिड बाल्ब, बाइकैप्सिड बाल्ब का दूसरा नाम है मिट्रल बाल्ब बोलते हैं इसको, मिट्रल बाल्ब है। और इनको बोलते हैं अर्धचंद्राकार बाल्ब, ये नाम और है। अब समझो वापस से, पहला क्वेश्चन क्लियर करो, अपने हार्ट के अंदर कितने वॉल्व है? 4। पहला, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में ट्राइकैप्सिड बाल्ब, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में बाइकैप्सिड बाल्ब है, जिसको हम मिट्रल बाल्ब भी बोल रहे हैं। यहां है आपका बाएं निलय पे, यहां पे देखिए, यहां पर होता है एरोटा बाल्ब। बाएं निलय के जहां से एक धमनी निकलेगी तो इसके मुंह पे बाल होता है जिसका नाम है एरोटा बाल्ब, और एक यहां पे बाएं निलय में यहां एक बाल्ब है जिसका नाम है पल्मोनरी बाल्ब है। क्लियर हो गया? चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हार्ट के अंदर 4 बाल्ब है। ये है ट्राइकैप्सिड बाल्ब, ये है बाइकैप्सिड बाल्ब, ये है एरोटा बाल्ब और यहां पर है पल्मोनरी बाल्ब है। एक चीज यहीं पे आपको और बता देता हूं, पता है ये जो बाल्ब है ये एक दिशीय होते हैं। जो बाल्ब होते हैं विद्यार्थियों ये एक दिशीय होते हैं। एक दिशीय का मतलब ब्लड को एक तरफ आने देते हैं। ब्लड ऊपर से नीचे तो आ जाएगा लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाने देगा। एक बार ब्लड जब ऊपर से नीचे आ गया तो नीचे से ऊपर नहीं जाने देगा। एक दिशीय बाल्ब होता है, एक दिशा में ब्लड आएगा फिर ऊपर नहीं जाने देगा। ऐसे एक बार ब्लड यहां से आ गया, पता लगे यहां से ऊपर चढ़ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो मनुष्य के जो अपने हार्ट के जो बाल्ब होते हैं ये एक दिशीय बाल्ब होते हैं। साथ में बाल्बों के खुलने और बंद होने पर एक आवाज निकलती है। सुनना इस लाइन को, अपने जो बाल्ब है इनके खुलने और बंद होने पर एक आवाज निकलती है। उस आवाज का नाम है, उस साउंड का नाम है क्या? लब डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। हाँ, लब डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि लब डब का संबंध है, ऐसे पूछता है, लब डब का संबंध है हृदय में उत्पन्न होने वाली साउंड, हृदय में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के नाम है लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। ये हृदय में, पता है डॉक्टरों के पास एक यंत्र होता है स्टेथोस्कोप, पता होगा, स्टेथोस्कोप एक यंत्र होता है। इसकी खोज किसने की है बताना भाई, स्टेथोस्कोप की खोज किसने की है बताएगा कोई भी भाई कमेंट करके। हाँ ध्यान से सुनो, डॉक्टरों के पास एक यंत्र होता है स्टेथोस्कोप, और इसी स्टेथोस्कोप से वो लगाकर हार्ट की आवाज सुनते हैं। अगर हृदय में आवाज सटीक आ रही है, मतलब अगर आपके बाल सही है तो आवाज आएगी लब डब लब डब लब डब। आपके बाल सही है, समझना इस लाइन को। अगर आपके बाल सही है तो आवाज आएगी लब डब लब डब लब डब लब डब की आवाज आएगी। लेकिन यदि कहीं भी बाल में खराबी आई तो प्यारे विद्यार्थियों लब डब की जगह पर एक आवाज निकलती है। ध्यान से सुनना, वो आवाज का नाम है मर मर की ध्वनि। वैसे ये तो मरने की बात हो रही है भाई, मर मर की ध्वनि। ध्यान से सुनना, डॉक्टर कैसे पता चलाता है कि आपके वॉल खराब है? कहां, किस चीज से पता करेगा डॉक्टर? तो डॉक्टर पता करता है कि आपके आवाज बिगड़ रही है। अगर आपके वॉल सही है तो लब डब की ध्वनि आएगी लब डब लब डब लब डब। लेकिन यदि आपके वाल्वों में कोई प्रॉब्लम आई
तो लब डब की जगह पर आवाज निकलेगी, मर मर की ध्वनि उत्पन्न होगी। तो एसएससी की बुकलेट है और वहां पे खोल के चेक कर लेना, ये क्वेश्चन आ रहा है कि मर मर की ध्वनि कब उत्पन्न होती है? दोष युक्त कपाट होने पर, समझना, दोष युक्त कपाट होने पर, दोष युक्त कपाट का मतलब है बाल्बों में खराबी होने पर, दोष युक्त कपाट होने पर लब डब की ध्वनि उत्पन्न होती है, सॉरी मरमर की ध्वनि उत्पन्न होती है। आपके दोष युक्त का मतलब है बाल खराब हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में लब डब की जगह पर आवाज आएगी, मरमर की ध्वनि उत्पन्न होती है। आए वो क्वेश्चन है, मरमर की ध्वनि कब उत्पन्न होती है? दोष युक्त कपाट होने पर लब डब के स्थान पर कौन सी ध्वनि आने लगेगी? मरमर की ध्वनि उत्पन्न होती है। आपसे पूछेगा लब डब क्या है? हृदय में उत्पन्न होने वाली साउंड है और पहली ध्वनि का नाम होता है लब। प्रथम ध्वनि का नाम है लब और बाद वाली ध्वनि का नाम है डब। लब डब लब डब लब डब, पहली ध्वनि का नाम है लब, बाद वाली ध्वनि का नाम है डब। क्लियर है? तो ये कहानी है आपकी कपाटों से जुड़ी हुई। प्यारे विद्यार्थियों, जब ये पहला दूसरा ये दोनों कपाट बंद होंगे, दोनों कपाट बंद होंगे, आवाज आएगी लब। ये दोनों कपाट बंद होंगे, आवाज आएगी लब। दोनों कपाट खुलेंगे, आवाज आएगी डब। तो लब डब की ध्वनि कब उत्पन्न होती है? कपाटों के बंद होने और खुलने पर। चलिए, तो मनुष्य के हृदय में प्यारे विद्यार्थियों 4 बाल्ब हो गए, ट्राइकैप्सिड, बाइकैप्सिड, एक एरोटा बाल्ब, एक पल्मोनरी बाल्ब। लब डब क्या है? हृदय में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के नाम है लब डब। हृदय में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के नाम है लब डब। अगर लब डब की जगह पर आवाज आ रही है, मरमर की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो रहा है? दोष युक्त कपाट है। चाहे पुलिस की एग्जाम हो, चाहे रेलवे की एग्जाम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे रीट हो, चाहे स्टेनो हो, हृदय की प्रोसेसिंग पे एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन उठा ले, वो हमेशा एक पर्सन हार्ट की स्ट्रक्चर से जरूर उठाएगा। ध्यान से सुन लीजिए स्लाइड को। चलिए, अब वापस आते हम इसी स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अब बात ये चल रही है, 4 कोष्ठीय हृदय हो गया। देखिए, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक बहुत ही पतली झिल्ली सी पाई जाती है, लेयर है। ये देखो, ये बहुत पतली सी झिल्ली होती है जो इनको सेपरेट करती है, अलग अलग करती है। इधर वाला ब्लड इधर और इधर वाला ब्लड इधर, ऐसे नहीं इसमें से इसमें नहीं चला जाना चाहिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी ब्लड में। तो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में, सॉरी, दाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में एक झिल्ली पाई जाती है, एक कपाट पाया जाता है। इसका नाम क्या है? अंतर आलिंद भित्ति। इसका नाम होता है अंतर, ये जो लेयर सी है ना पतली सी, इसका नाम है अंतर आलिंद भित्ति। अरे सीधी सी बात, ऊपर आलिंद तो है और आलिंदों के बीच में अंतर कर रही है, तो अंतर आलिंद भित्ति है। प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी गलती से बच्चों में यहां पर क्या होता है, एक छिद्र होता है, जन्म के समय एक छिद्र रहता है, यहां पर भी एक छिद्र होता है। ऐसे कहते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये वाली जो छिद्र है ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो इधर शुद्ध रुधिर, इधर अशुद्ध रुधिर अलग अलग रहेंगे। लेकिन कभी कभी इस छिद्र का नाम, इस छिद्र का नाम क्या होता है? इस छिद्र का नाम क्या होता है? फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल।
इस छिद्र का नाम होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो ये छिद्र होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये छिद्र अपने आप ही बंद हो जाएगा, फोरामेन ओवल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये छेद बंद नहीं होता है। कभी कभी आपने सुना होगा गांव में कहते यार उस बच्चे के हृदय में छेद है, तो वो छिद्र ये होता है विद्यार्थियों। ये छेद क्या है, ये छिद्र जो है ये बंद नहीं होता है, और जिसकी वजह से शुद्ध अशुद्ध ब्लड आपस में मिल जाते हैं। इधर रहता है शुद्ध ब्लड, अभी बताऊंगा, इधर होता है अशुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड होता है लाल, अशुद्ध ब्लड होता है नीला। तो लाल और नीला ब्लड मिक्स हो जाता है और एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी बोलते हैं, सिंड्रोम नहीं, ब्लू बेबी रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है बच्चों का जीवन काल है वो इतना लंबा नहीं रहता है। मैं फिर सुनो, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच एक छेद होता है, इस छेद का नाम है फोरामेन ओवल। ये अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन कभी कभी 1% किन बच्चों में अगर ये खुला रह गया, बंद नहीं हुआ, तो शुद्ध और अशुद्ध ब्लड मिक्स हो जाएंगे और वहां पे क्या होता है, एक डिजीज है जिसका नाम है ब्लू बेबी रोग। क्या पूरा शरीर नीला पड़ने लगता है और उस बच्चे की उम्र भी कम होने लग जाती है। उसको अपन बोलते हैं कि हृदय में छेद रह गया, हृदय में छेद हो गया, वो वाली बात है। चलिए अब हम इसको करते बंद है। अब सुनो इसकी प्रोसेसिंग, ठीक है। अब आ जाओ मेन उस पर। देखिए सबसे टॉप पे होते हैं आपके लंग्स, यहां पे है लंग्स या फेफड़े होते हैं, और फेफड़ों में भरी है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना है। इस ऑक्सीजन को मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचेगा, टारगेट देखिए, मेन चीज यही है। आपने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन फेफड़ों में भर गई है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फेफड़ों में कोई काम नहीं है मेरे भाई, ये ऑक्सीजन यहां आनी चाहिए इस कोशिका में। तो फेफड़ों में से इस ऑक्सीजन को कोशिका तक कौन पहुंचाएगा? फेफड़ों से इस ऑक्सीजन को फेफड़ों तक कौन पहुंचाएगा? यह है काम की चीज। आप जो ऑक्सीजन लेते हो, मैंने आपको बताया था श्वसन वाले चैप्टर में। तो जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि प्ले स्टोर पे जाए, अपना मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर होता है, और प्ले स्टोर पे जाकर डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करें। डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इस एप्लीकेशन पर अपना रजिस्ट्रेशन करें, अपना नाम लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिखें, अपनी ईमेल आईडी लिखें। अपना इस पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस एप्लीकेशन पर, और यहां पर आपको बायोलॉजी की पूरी वीडियो मिल जाएंगी, केमिस्ट्री की वीडियो मिल जाएंगी। अभी 2 कोर्स चल रहे हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के। इसके बाद में आपका फिजिक्स का भी कोर्स में बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर अपना नाम, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करिए, और जब आप एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड हो जाओगे तो एप्लीकेशन खोलोगे। जैसे एप्लीकेशन खुल गई तो यहाँ पे बीच में एक ऑप्शन आता है स्टोर का, STORE, यहाँ पर, और स्टोर पे क्लिक करो। जैसे ही स्टोर पे क्लिक करोगे आपके सामने बायो का कोर्स, केमिस्ट्री का कोर्स, जीके का कोर्स, करंट अफेयर्स का कोर्स है। तो जो भी आप पढ़ना चाहते हो वो यहाँ से पढ़ सकते हो। चलिए बात यह है
कि फेफड़ों में जो ऑक्सीजन भरी है उस ऑक्सीजन को कोशिका तक कैसे पहुंचाया जाए, यह है काम की चीज। इस ऑक्सीजन को कोशिका तक कौन लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा इस ऑक्सीजन को, बात यह है। चलो एक एक करके हम, सबसे पहले सुनना बहुत अच्छे से, फेफड़ों से तीर के निशान पे बड़ा ध्यान रखना। फेफड़ों से ब्लड हृदय में आएगा, तीर का निशान लगा देता हूं, ध्यान से समझना। फेफड़ों से ब्लड को हृदय तक लाने का जो काम करती है, ये करती है पल्मोनरी सिरा। आया हुआ क्वेश्चन है, पल्मोनरी सिरा, इसको हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। यह है फुफ्फुस सिरा। विद्यार्थियों एक बार में चीजों को पकड़ लेना। फेफड़ों से ब्लड को हृदय तक लाने का काम करती है पल्मोनरी सिरा। ओके प्यारे विद्यार्थियों, इस पल्मोनरी सिरा में एक बात समझो, इसमें ब्लड है, इस पल्मोनरी सिरा में कौन है, ब्लड है। ओके सर है, आपको पढ़ाया था मैंने ब्लड में आरबीसी होती है, हाँ सर, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। विद्यार्थियों आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। क्लियर है, कह सकते हैं फाइनली कि इस ब्लड में हीमोग्लोबिन है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, मैंने आपसे कहा था कि एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ 4 ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़ के लाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आ रहा है अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। प्यारे विद्यार्थियों इस लाइन को समझिए, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और ये ही हीमोग्लोबिन है जो फेफड़ों में से ऑक्सीजन को चिपका के लाएगा। फेफड़ों में से ऑक्सीजन को यदि कोई जोड़ के लाता है तो वो हीमोग्लोबिन है। तो अब ये जो ब्लड है ना, इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ के आ रहा है। इस हीमोग्लोबिन ने यहां से ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लिया। जैसे ये है हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन है, लेकिन इस नली में ये दोनों मिलके आएंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे, तो ये आ रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ रहा है। न तो हीमोग्लोबिन न ऑक्सीजन, दोनों मिलके आएंगे, तो मिलके आएंगे तो क्या आ रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ रहा है। और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर लाल रहता है। इस वाले पार्ट में ब्लड का कलर कैसा रहेगा, लाल रहता है। ब्लड का कलर कैसा आ रहा है, लाल। किसकी वजह से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। ये शुद्ध ब्लड यहां आ गया, ये शुद्ध ब्लड बाएं आलिंद में आ गया, ये शुद्ध ब्लड बाएं आलिंद में आ गया। इस पल्मोनरी सिरा में कैसा ब्लड बह रहा है, शुद्ध ब्लड बह रहा है, शुद्ध ब्लड आ रहा है। ध्यान से सुनना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ के ला रहा है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ रहा है इस ब्लड में, क्या आ रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से ही इस वाले पार्ट में कैसा ब्लड आ रहा है, शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजनेट भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजनेट ब्लड आ रहा है और शुद्ध ब्लड आ रहा है, लाल ब्लड आ रहा है। ठीक है, चलो बाएं आलिंद में आ गया ब्लड। ओके सर, बाएं आलिंद से यहां पे एक बाल्ब का नाम बताया था मैंने, यहां पे कौन सा बाल्ब होता है, बाइकैप्सिड बाल्ब। इस बाल्ब के द्वारा ब्लड बाएं निलय में आ गया। कहां गया, बाएं निलय में आ गया। बाएं आलिंद से ब्लड बाएं निलय में आएगा और फिर यहां से फिर एक बाल्ब था, एरोटा बाल्ब, फिर यहां से एक बड़ी धमनी निकलेगी, यहां से एक बड़ी धमनी निकलती है और इस बड़ी धमनी का नाम है महाधमनी। ये हृदय से निकलने वाली सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी, एरोटा। पिछली पटवारी में आया था
ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी एरोटा। प्यारे विद्यार्थियों, हृदय से ये निकलती है मेन, हृदय से शरीर सप्लाई के लिए ये वाली धमनी निकलती है, सबसे बड़ी धमनी होती है जिसका नाम है महाधमनी, और इसी को बोलते हैं एरोटा। प्यारे विद्यार्थियों, अभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इस महाधमनी में शुद्ध ब्लड आ रहा है। कैसा ब्लड आ रहा है? शुद्ध ऑक्सीजनेट ब्लड आ रहा है। और ब्लड का कलर कैसा आ रहा है? लाल, शुद्ध ब्लड आ रहा है। अभी कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके आ रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? अब ये महाधमनी आगे चलकर छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाएगी। ये महाधमनी आगे चलकर छोटी छोटी धमनियों में बढ़ती चली जाती है। धमनियां धमनियां, हजारों लाखों की संख्या में धमनियां ही धमनियां। क्या है? सबके सब धमनियां ही धमनियां। क्या है? सबके सब ये मेन धमनी थी, और ये मेन धमनी आगे चलकर हजारों लाखों धमनियों में बढ़ती चली जाती है। सभी धमनियों में शुद्ध ब्लड बह रहा है। धमनियां ही धमनियां, ब्लड सप्लाई के लिए निकल चली है धमनियां ही धमनियां। लास्ट में बिल्कुल ये लास्ट में बढ़ते 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 ऐसे धागे धागे नुमा हो जाती है। बिल्कुल यहां लेके आ रहा हूं मैं, डायरेक्ट इसको कोशिका के टच कर रहा हूं। ये बढ़ते बढ़ते बिल्कुल ऐसे धागे धागे सी हो जाती है, और इन धागे नुमा संरचनाओं को बोलते हैं केशिकाएं। कोशिका नहीं, कैपिलरीज, केशिकाएं, बिल्कुल धागे नुमा स्ट्रक्चर। और इसके बाद ये शुद्ध ब्लड हमारी कोशिका में आ जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां आ गया। ये फॉर्मूला है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, HbO2। ये आ गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हमारी कोशिका में आ गया। यहां आकर समझने की कोशिश करो, यहां आकर हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन फिर अलग हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन अलग, ऑक्सीजन अलग। सर ऐसा क्यों हुआ? वहां से तो ऑक्सीजन को चिपका के लाया था। अरे टारगेट ही यही है कि हीमोग्लोबिन यहां से ऑक्सीजन को चिपका के लाएगा और इस ऑक्सीजन को कोशिका में लाके छोड़ देगा। अब ये ऑक्सीजन यहां क्या करेगी? इस ऑक्सीजन का जो मेन काम है यह है ग्लूकोज का दहन करेगी। ये ऑक्सीजन ग्लूकोज का दहन करती है, और जब ग्लूकोज का दहन होगा ना विद्यार्थियों, तो ग्लूकोज के दहन होने पर CO2 जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। यदि ये ऑक्सीजन यहां नहीं आती, यदि ये ऑक्सीजन यहां नहीं आती तो ग्लूकोज का दहन नहीं होता। यदि जो ऑक्सीजन फेफड़ों में भरी हुई थी ना, अगर ये ऑक्सीजन यहां नहीं आती कोशिकाओं में, तो ग्लूकोज का दहन नहीं होता, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होता, और यदि ग्लूकोज का दहन नहीं होता शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। तो फेफड़ों में से ऑक्सीजन को कौन लेके आ रहा है? हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन गड़बड़ा गया ना कहीं शरीर के अंदर, तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन का गड़बड़ाहट होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? इस ऑक्सीजन को कौन लाया? हीमोग्लोबिन अपने साथ जोड़ के लाया। एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ 4 ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़ के लाएगा। एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ 4 ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़ के लेके आ रहा है। क्लियर हो गया? एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ 4 ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़ के लाता है, और ये ऑक्सीजन यहां आ गई आपके फेफड़ों में, कोशिकाओं में आके आज। फिर यहां आकर ये ऑक्सीजन क्या करेगी? कोशिकाओं में आके ये ऑक्सीजन क्या करेगी? ये करेगी ग्लूकोज का दहन, और जैसे ही ग्लूकोज का दहन होगा CO2 जल और ऊर्जा का निर्माण होगा।
अब वापस अगला टारगेट क्या है सर? ऑक्सीजन तो चलो यहां आ गई, अब अगला टारगेट है इस CO2 को बाहर लेके चलो। CO2 को बाहर लाओ, ये नुकसानदायक है कोशिका के अंदर। CO2 नुकसानदायक है, CO2 को बाहर लाऊंगा। तो इधर तो ऑक्सीजन आ रही थी, इधर तो सब कुछ शुद्ध था, इधर वाले इस आधे हिस्से में सब कुछ शुद्ध था, सब कुछ शुद्ध था इधर तो ऑक्सीजन की वजह से। अब इस आधे हिस्से में सब कुछ अशुद्ध दिया जाएगी, तो वापस कौन लाएगा? सुनो, तीर का निशान लगा लो, ये ऐसे आ गया ब्लड। अब ब्लड वापस जा रहा है यहां से, तीर का निशान देखना भाई, वापस जा रहा है हृदय में, वापस जा रहा है ब्लड। तो अंगों से वापस ब्लड हृदय में जा रहा है, अंगों से वापस ब्लड हृदय में जा रहा है। नीचे मत जोड़ना मेरा भाई, ऊपर वाले हिस्से में जाएगा। अंगों से जब वापस ब्लड हृदय में जाएगा तो दाएं आलिंद में जाएगा। नीचे मत जोड़ना, इसमें मत जोड़ देना मेरा भाई, दाएं आलिंद में जाएगा। ये वापस यहां पे केशिकाएं होती है, वापस केशिकाएं है, ये केशिकाएं। और यहां पर प्यारे विद्यार्थियों में बहुत सारी स्राय होती है, जैसे धमनियां थी ना, ऐसे ही बहुत सारी स्राय होती है, बहुत सारी स्राय होती है जो अशुद्ध ब्लड को इकट्ठा करके लाती है। बहुत सारी स्राय होती है जो अशुद्ध ब्लड को इकट्ठा करके लाती है। स्राय 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 अशुद्ध ब्लड को इकट्ठा करके लाएंगी, स्राय और अशुद्ध ब्लड को इकट्ठा करके यहां लाके डालते इस बाली में। पूरे शरीर के अंदर जितना भी अशुद्ध ब्लड है उसको लाएंगी स्राय। ये सबके सर्व इधर क्या है? स्राय स्राय स्राय। अशुद्ध ब्लड बहेगा इनमें, सब स्रावों में अशुद्ध ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है इनमें। नीला ब्लड बह रहा है इनमें, नीला ब्लड बह रहा है क्योंकि CO2 आ रही है। और ये सब स्राय इसमें लाके डालेगी ब्लड को। ये सबसे बड़ी स्रा है जिसका नाम है महास्रा, इसमें लाके डालती है। इसका नाम है वेना कावा, इस महास्रा का नाम है वेना कावा। सबसे बड़ी स्रा है ये है सबसे बड़ी स्रा, सबसे बड़ी स्रा है ये मानव शरीर की। अशुद्ध ब्लड बह रहा है इन स्रावों में, सब में कैसा ब्लड बह रहा है? अशुद्ध ब्लड बह रहा है, नीला ब्लड बह रहा है क्योंकि CO2 आ रही है साथ में। सर ये CO2 को कौन लेके आ रहा है? यहां से तो ऑक्सीजन को तो हीमोग्लोबिन लेके गया था, इस CO2 को भी हीमोग्लोबिन ही लेके आ रहा है। CO2 को भी, ऑक्सीजन तो छोड़ दी बेचारे ने, अब सारे दिन यही काम है, इधर से ऑक्सीजन को लेके जाके यहां छोड़ देगा, इधर से फिर CO2 को लाके यहां छोड़ेगा। तो एक बार वापस सुनना इस लाइन को। अंगों से जब वापस ब्लड हृदय में आता है तो प्यारे विद्यार्थियों दाएं आलिंद में आएगा। और कौन लेके आएगी? महाशिरा लाके पटकेगी। दाएं आलिंद से बाल्ब है ये बीच में, ये दाएं निलय में आएगा ब्लड, दाएं आलिंद से दाएं निलय में आएगा, दाएं आलिंद से दाएं निलय में आएगा। फिर वापस शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाएगा ब्लड, फिर वापस शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाएगा। कौन पहुंचाएगा फेफड़ों तक? फेफड़ों तक कौन पहुंचाएगा? ये पहुंचाएगी पल्मोनरी धमनी। कौन पहुंचाएगा फेफड़ों तक? पल्मोनरी धमनी पहुंचाएगी। फुफ्फुस धमनी भी बोलते हैं इसको, फुफ्फुस धमनी भी बोलते हैं इसको। ये आपके इसको फेफड़ों तक पहुंचा देगी। इस पल्मोनरी धमनी में इसमें भी अशुद्ध ब्लड है, डीऑक्सीजनेट वाला ब्लड है। ऑक्सीजनेट कैसा ब्लड है? नीला ब्लड है। CO2 की वजह से इस हिस्से में नीला ब्लड बहता है और इधर CO2 तो बाहर आती जाएगी और ऑक्सीजन अंदर। ये क्रम चलता रहेगा।
इस चित्र को सफेद पन्ने पे बनाना अच्छे से, तब जाके बहुत लंबी प्रोसेसिंग है। इस वीडियो के अलावा भी 1 और 1.5 घंटे की वीडियो और बाकी है, इसलिए कहता हूं कि हृदय से कम 150 से 200% है यदि आप इसको सिस्टेमेटिक ढंग से पढ़ोगे तो। अब एक एक करके क्वेश्चन सुन लेना, नोट करो। पहला क्वेश्चन नंबर पहला सुनो। अब फेफड़ों से ब्लड को हृदय तक कौन लाता है? फेफड़ों से ब्लड को हृदय तक कौन लाता है? पल्मोनरी सिरा। ठीक है, और वापस बोल रहा हूं, हृदय से ब्लड को फेफड़ों तक, हृदय से ब्लड को फेफड़ों तक कौन लेके जाती है? पल्मोनरी धमनी। ये अकेली सिंगल है, एक है पल्मोनरी सिरा, इधर है पल्मोनरी धमनी। वापस सुन लो क्वेश्चन। फेफड़ों से ब्लड को हृदय तक कौन लाता है? पल्मोनरी सिरा। और हृदय से ब्लड को फेफड़ों तक कौन पहुंचाता है? पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी सिरा में कैसा ब्लड बहता है? शुद्ध ब्लड, जबकि पल्मोनरी धमनी में कैसा ब्लड बहता है? अशुद्ध ब्लड। इस शुद्ध ब्लड का कलर होता है बिल्कुल रेड, और अशुद्ध ब्लड का कलर कैसा रहता है? नीला। इस आधे हिस्से में शुद्ध ब्लड बहता है और इस आधे हिस्से में अशुद्ध ब्लड बहेगा। सबसे बड़ी धमनी का नाम है महाधमनी, जबकि सबसे बड़ी सिरा का नाम है महासिरा। इस महाधमनी को बोलते हैं एरोटा और इस महासिरा को बोलते हैं वेना कावा। प्यारे विद्यार्थियों, जब अंगों से ब्लड वापस हृदय में आएगा, अंगों से जब वापस ब्लड हृदय में आएगा तो दाएं आलिंद में आता है। इस क्वेश्चन को वापस सुनो। जब अंगों से वापस ब्लड, देखो अशुद्ध रुधिर आ रहा है, इकट्ठा होके आता है, अशुद्ध रुधिर इकट्ठा ला होके आ रहा है। तो जब अंगों से जब वापस ब्लड हृदय में आएगा, कौन से पार्ट में? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से दाएं निलय में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, और फिर वापस शुद्ध होने के लिए कहां चला जाएगा? फेफड़ों में चला जाएगा। तीर के निशान पे बड़ा ध्यान रखना, तीर के निशान से ही पता चलेगा कि ब्लड कैसे रोटेट हो रहा है। ये था आपकी पूरी प्रोसेसिंग हृदय की। अब सुनो, थोड़ी देर के लिए इन दोनों शब्दों को भूल जाओ, पल्मोनरी धमनी और ये है पल्मोनरी सिरा। ये सिंगल है, ठीक है, इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इधर आ जाओ, ये बहुत सारी धमनियां, ये तो मेन धमनी हो गई महाधमनी, और इसके अलावा लाखों धमनियां हैं, धमनियां ही धमनियां हैं, उसको भूल जाओ, ऊपर वाले को भूल जाओ, यहां आ जाओ। ये सब के सब धमनियां, धमनियां ही धमनियां। धमनियों में कैसा ब्लड बहता है? धमनियों में कैसा ब्लड बहता है? शुद्ध ब्लड बहता है गुरुजी। जबकि सिराओं में, ये इधर एक सिरा नहीं है, यहां लाखों सिराएं होती है, इकट्ठा करके लाती है ब्लड को, लाखों सिराएं है, और सिराओं में कैसा ब्लड बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वापस सुनो, धमनियों में शुद्ध ब्लड बहता है, जबकि सिराओं में अशुद्ध ब्लड बहता है। इन दोनों का एक एक अपवाद है। धमनियों का अपवाद है पल्मोनरी धमनी, समझो, धमनियों में शुद्ध ब्लड बह रहा है, धमनियों में शुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन इस वाली धमनी में अशुद्ध रुधिर बह रहा है। तो धमनियों का अपवाद है पल्मोनरी धमनी। ऐसे ही सिराओं का अपवाद है पल्मोनरी सिरा। सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन इस वाली सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से सुन लीजिए, धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, अपवाद है पल्मोनरी धमनी। सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, सिराओं का अपवाद है पल्मोनरी सिरा। धमनियों का काम क्या है? हृदय से ब्लड को अंगों तक पहुंचाना, हृदय से ब्लड को अंगों तक पहुंचाना धमनियों का काम है। हृदय से ब्लड को अंगों तक पहुंचाना धमनियों का काम है, जबकि अंगों से ब्लड को हृदय तक लाना, अंगों से ब्लड को हृदय तक लाना सिराओं का काम है।
अंतर लिखा देता हूं, अंतर लिखा देता हूं। धमनी और स्राव का अंतर लिखा देता हूं, समझ ला। एक तरफ धमनी, इसको बोलते हैं आर्टरी, धमनी है, एक तरफ सिरा। 100% यहां से क्वेश्चन आता है, वेन। ठीक है, पहले तो इनको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इन दोनों को भूल जाओ, इन पे आ जाओ पूरा। धमनियां, स्राय। धमनियों का काम क्या है? हृदय से ब्लड को अंगों तक पहुंचाना। धमनियों का काम क्या है? हृदय से ब्लड को अंगों तक पहुंचाना। स्राव का क्या काम है? अंगों से ब्लड को हृदय तक लाना। अंगों से ब्लड को हृदय तक लाना। उल्टा सीधा काम है इनका, देखो। धमनियों का काम क्या है? हृदय से ब्लड को अंगों तक पहुंचाना, धमनियों का काम है। जबकि स्राव का काम है अंगों से ब्लड को वापस हृदय तक लाना। धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है और ब्लड का कलर होता है लाल, शुद्ध ब्लड बहता है, लाल रुधिर बहता है। जबकि स्राव में नीला ब्लड बहता है, नीला ब्लड बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। यहां पे हम बोल सकते हैं कि धमनियों में ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, ऑक्सीजनेट ब्लड बहता है, जबकि स्राव में डीऑक्सीजनेट ब्लड बहता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड बहता है, जेनेट ब्लड बहता है, जेनेट ब्लड। वापस सुनो, धमनी क्या कर रही है? हृदय से, चित्र अभी बताया था मैंने, हृदय से ब्लड को अंगों तक पहुंचाएगी, जबकि सिरा क्या करेगी? अंगों से वापस ब्लड को हृदय में लाएंगी। धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। एक अपवाद था, मैंने बता दिया। धमनियों का एक अपवाद है पल्मोनरी धमनी, धमनियों का एक अपवाद है पल्मोनरी धमनी, जबकि सिराओं का एक अपवाद है पल्मोनरी सिरा। इस क्वेश्चन को मैंने 5 बार बोल दिया। धमनियों का अपवाद है पल्मोनरी धमनी, जबकि सिराओं का अपवाद है पल्मोनरी सिरा। क्लियर? चलो प्यारे विद्यार्थियों, धमनियों की जो भित्ति होती है ना, ये मोटी होती है। धमनियों की भित्ति मोटी होती है, धमनियों की जो भित्ति होती है ये मोटी होती है, जबकि सिराओं की भित्ति पतली होती है। अगर ये भित्ति मोटी है तो धमनियों में ब्लड जो है वो उच्च दाब के साथ में बहता है, ब्लड उच्च दाब के साथ बहता है। धमनियों में ब्लड उच्च दाब के साथ बहता है, जबकि सिराओं में ब्लड निम्न दाब के साथ बहता है। अरे ये वाली भित्ति मोटी है तो बीच का गैप कम हो गया ना, सकड़ी हो गई, धमनी जो है सकड़ी हो गई, ये गैप कम है तो ये सकड़ी है। तो ये सकड़ी है तो ब्लड उच्च दाब के साथ बहता है। धमनियों में ब्लड उच्च दाब के साथ बहेगा, जबकि सिराओं में ब्लड निम्न दाब के साथ बहता है। प्यारे विद्यार्थियों, धमनी जो है ये हमारी त्वचा में धसी रहती है, त्वचा में धसी रहती है, दिखती नहीं है, अंदर स्किन के अंदर धसी हुई रहती है। जबकि सिरा जो है ये त्वचा में उभरी रहती है, उभरी हुई रहती है। कभी आप देखोगे ना तो नीला ज्यादा दिखता है आपको हाथों में, सिराएं ज्यादा दिखती है, नीला ब्लड बह रहा है, सिराओं में नीला ब्लड है। तो जब आप ऐसे देखोगे तो आपको नीली नीली ज्यादा दिखती है, लाल नहीं दिखती है। लाल बोले तो धमनी अंदर धसी हुई रहती है त्वचा में, जबकि सिराएं जो है वो उभरी हुई रहती है।
इसके अलावा एक चीज और, ये जो स्राव होते हैं ना, इन स्राव के बीच बीच में कपाट होते हैं, बाल होते हैं, वो वाले बाल नहीं, हृदय वाले। स्राव के बीच बीच में कपाट पाए जाते हैं, बाल्ब पाए जाते हैं, जबकि धमनियों में बाल्ब अनुपस्थित होते हैं। धमनियों के बीच बीच में कपाट पाए जाते हैं, जबकि स्राव के बीच बीच में कपाट होते हैं, जबकि धमनियों में ये कपाट नहीं पाए जाते हैं। तो ये थे धमनी और स्राव में कुछ अंतर। धमनियों का मेन काम क्या है? हृदय से ब्लड को अंगों तक पहुंचाना, जबकि स्राव का काम है अंगों से ब्लड को हृदय तक लेके जाना। धमनियों में शुद्ध ब्लड बहता है, अपवाद है पल्मोनरी धमनी। देखो धमनियों में कैसा ब्लड बहता है? शुद्ध ब्लड बहता है। तो धमनियों का अपवाद है पल्मोनरी धमनी, जहां पर अशुद्ध ब्लड बहेगा, जबकि स्राव में नीला ब्लड बहता है, अशुद्ध ब्लड। तो स्राव का अपवाद है पल्मोनरी स्राव। ओके, तो ये था आज का हृदय की संरचना एवं उसकी कार्य प्रणाली। अब क्या क्वेश्चन आपका रह जाता है? तो देखिए अगली क्लास में, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, हृदय का जो मेन काम है वो है क्या? हृदय का मुख्य कार्य है ब्लड की पंपिंग करना, ब्लड को पंपिंग करता है, शुद्ध नहीं करता है ब्लड को। शुद्ध तो ब्लड फेफड़ों में होता है। हृदय का जो मेन वर्क है वो है ब्लड को पंपिंग करना। ऐसे कहता है कि अपना जो हृदय है ना, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंपिंग कर लेता है। तो अगली क्लास में क्या क्या रह जाता है? ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? हार्ट बीट कैसे बनती है? हार्ट ट्रांसप्लेट क्या होता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है और खुला रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है? तो ऐसे कुल मिलाकर हृदय से जुड़ी हुई 1-1.5 घंटे की वीडियो और आपके सामने आ रही है। तब तक आप इंतजार करिए। इस वीडियो को आप 1 बार नहीं 2 बार देखिए। हर प्रश्न को नोट करिए, चित्र बनाइए खाली पेज पर और चित्र के साथ साथ इसका वर्णन कर लीजिए। और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जितने भी एजुकेशन के ग्रुप है उनमें आप इसको शेयर करिए। जितने भी एजुकेशन के ग्रुप है उनमें आप इसको शेयर करिए, अपने मित्रों तक इसका बंटवारा करिए ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंच सके। और जिन विद्यार्थियों ने डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है उनसे मेरा अनुरोध है कि आप विज्ञान पढ़ने के लिए डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। थैंक यू, धन्यवाद।